नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, आज हम बीटीआर का सेकंड पार्ट यानी बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का सेकंड पार्ट जो एपी सिस्टम और उससे जुड़े हुए सिस्टम के आधार पर विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। मैं आप सभी के सहयोग से कुमार जी का स्वागत करता हूं। नमस्कार कुमार जी, आपका स्वागत है। नमस्ते सर। आज की हमारी जो टॉपिक है वो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन पार्ट 2 है, स्टेलर सिस्टम पर आधारित है। पार्ट 1 की जो वीडियो थी वो पराशरी सिस्टम और ट्रेडिशनल सिस्टम से डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिफरेंट मेथड से कैसे बर्थ टाइम रेक्टिफाई करते हैं उसके ऊपर थी। आज की जो स्पेशलिटी है वो है ग्रह नक्षत्र उपनक्षत्र और रूलिंग प्लैनेट्स के सहायता से कैसे हम बर्थ टाइम की रेक्टिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हमको क्या सेटिंग अप्लाई करना चाहिए। हम प्लैनेट्स की जो डिग्री और पोजीशनिंग के लिए केपी आयनाम्स की यूज करेंगे। जो हमारा बेसिक चार्ट होगा वो लग्न चार्ट के सहित केपी कस्प चार्ट जिसमें प्लेसिडियन हाउस डिवीजन होता है उसका प्रयोग हम करेंगे। ये मेथड तभी एक्ट करता है जब एस्ट्रोलॉजर अर्थ टाइम को रेक्टिफाई करने के लिए नेटिव के मन में स्ट्रॉन्ग डिजायर हो और वो उसी वक्त आए बर्थ टाइम रेक्टिफाई करने के लिए, तब जाके ये फलीभूत होगा। रूलिंग प्लैनेट्स की हेल्प तभी जाके मिलती है। मगर कोई एस्ट्रोलॉजर अगर अभी नेटिव की प्रश्न सुनता है और रात में या सुबह बर्थ टाइम रेक्टिफाई करने बैठता है तो ये मेथड उतना ज्यादा कारगर नहीं होता है। इसके लिए सबसे पहली बात याद रखनी है कि जब क्वेश्चन आए उसी वक्त ही बीटीआर करनी चाहिए। हम हमारा जो रूलिंग प्लैनेट है ना, इसके सहायता से हम कोई भी लग्न की जो राशि है उसको, उस लग्न के नक्षत्र को और उस लग्न के उपनक्षत्र को डिटरमाइन करके हम बर्थ टाइम की रेक्टिफाई कर सकते हैं। अब देखते हैं कि रूलिंग प्लैनेट्स क्या है। हम जिस समय पे क्वेश्चन लेके आए बर्थ टाइम रेक्टिफाई करने के लिए, उसी टाइम पे जो लग्न उदित हो रहा है हमारे यहाँ पे जहाँ पे एस्ट्रोलॉजर बैठा है वहीं पे, उसको हम बोलते हैं लग्न। उसी लग्न के नक्षत्र स्वामी कौन है? वो है पहला रूलिंग प्लैनेट। सेकंड रूलिंग प्लैनेट है उस लग्न में जो राशि उदित है उस राशि का स्वामी कौन है? तीसरा रूलिंग प्लैनेट है चंद्रमा किस नक्षत्र में है उसी वक्त। चौथा रूलिंग प्लैनेट है वही चंद्रमा किस राशि में है उसका स्वामी। और पांचवा रूलिंग प्लैनेट है जिस दिन वो क्वेश्चन आया है, जिस दिन वो एनालिसिस किया जा रहा है उसी दिन का स्वामी कौन है। जैसे कि संडे हो गया तो सूर्य, मंडे को चंद्रमा। वैसे ही एक बात नोट करने की है कि अगर हमको नेटिव का लग्न पता है तो रूलिंग प्लैनेट्स के सहायता से हम लग्न के नक्षत्र और उपनक्षत्र निकाल सकते हैं। अगर हमको लग्न और नक्षत्र भी पता है तो रूलिंग प्लैनेट के सहायता से हम उपनक्षत्र तक पता लगा के बर्थ टाइम की रेक्टिफाई कर सकते हैं। अब हमने तो लग्न के नक्षत्र उपनक्षत्र राशि के स्वामी सब कुछ निकाल दिया है। अभी कुछ कोरिलेशन हमको चेक करना है ताकि हम ये वेरीफाई कर सकें कि बर्थ टाइम सही है कि नहीं। हम अगर देखेंगे तो पहले भाव का कारक कौन है? सूर्य। नवम भाव के कारक कौन है? सूर्य। सूर्य आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, वही सूर्य पिता को रिप्रेजेंट करता है। पिता के वीर्य से हम पैदा हुए हैं, इसके वजह से लग्न यानी कि नेटिव और पिता के बीच संपर्क होना चाहिए कुंडली के माध्यम से। इसके वजह से पहला कस्प का जो सबलोड हो यानी कि उपनक्षत्र हो या उपनक्षत्र स्वामी के साथ किसी प्रकार से संबंध बनानी चाहिए। वैसे ही पहला कस्प का जो नक्षत्र स्वामी हो वो नवम भाव के नक्षत्र या उपनक्षत्र स्वामी के साथ किसी प्रकार रिलेशन बनानी चाहिए। अब पहला भाव क्या रिप्रेजेंट करता है? मस्तिष्क। चंद्रमा क्या रिप्रेजेंट करता है? मन। मन और मस्तिष्क में सामंजस्य होना चाहिए क्योंकि हम इंसान पैदा हुए हैं। इसके वजह से पहले कस्प का जो सबलॉर्ड है वो चंद्रमा के नक्षत्र स्वामी के साथ किसी तरह संबंध बनानी चाहिए। हम ह्यूमन है, ठीक है। अब हम नवम भाव को देखते हैं। नवम भाव को जो कारक है वो सूर्य है, बृहस्पति है। और एक चीज है कि नवम भाव हायर स्टडीज को भी दिखाता है। सर्वशास्त्र प्रवक्ता शुक्र को बोला जाता है।
इसके वजह से नवम भाव के जो उप नक्षत्र स्वामी हैं उसको सूर्य या फिर शुक्र या फिर बृहस्पति के साथ किसी प्रकार का संबंध बनाना चाहिए। ये जो संबंध हम देख रहे हैं ना, ये केपी चार्ट से नहीं देखना है, लगन चार्ट से देखना है, ये खुद कृष्णमूर्ति जी ने कहा है। क्योंकि केपी चार्ट से हम ये देखते हैं कि किस भाव का फल मिलेगा, बस उतना, उससे ज्यादा नहीं। मगर लगन कुंडली से हम कंजंक्शन यानी कि युति, दृष्टि, साइन एक्सचेंज और सारे चीज देखते हैं। इसके वजह से वही कोरिलेशन सारे के सारे लगन कुंडली से चेकिंग करना पड़ता है। अब हम देखेंगे कि दो प्लैनेट कैसे परस्पर से संबंध बनाते हैं। पहला पॉइंट है अगर दोनों प्लैनेट सेम हो। नेक्स्ट पॉइंट है अगर दोनों प्लैनेट की युति हो, मतलब सपोज दो प्लैनेट है सूर्य और शनि, एग्जाम्पल के तौर से सूर्य और शनि अगर वर्गो साइन में बैठे हो। थर्ड पॉइंट है अगर दोनों प्लैनेट के बीच म्यूचुअल एस्पेक्ट हो, परस्पर दृष्टि, जैसे कि सूर्य अगर मिथुन में बैठे, शनि अगर सजिटेरियस यानी कि धनु में बैठे। फिर आता है कि दोनों प्लैनेट में अगर साइन एक्सचेंज हो, मतलब सूर्य अगर कैप्रिकॉन यानी कि मकर में बैठे और शनि अगर लियो में बैठे। और पांचवा पॉइंट है कि प्लैनेट 1 और प्लैनेट 2 दोनों किस ओर से संबंधित हो, कि प्लैनेट 1 अगर प्लैनेट 2 के राशि में बैठा हो और प्लैनेट 2 से दृष्टि भी आ जाए उसके ऊपर। जैसे कि अगर सूर्य कुंभ राशि में बैठा हो और शनि बैठा है धनु राशि में, धनु राशि से शनि तृतीय दृष्टि से कुंभ राशि में बैठे सूर्य को दृष्टि डाल रहा है, इसके वजह से शनि और सूर्य में संबंध हो गया। ये जो 5 संबंध है ये मुख्य संबंध है। इसके नीचे और 3 संबंध लिखा गया है जिसको सिर्फ यहीं पे यूज करना है, वो भी सेकेंडरी, अगर ऊपर के 5 ना मिले तो। यहाँ पे जो लिखा गया है लास्ट के 3 संबंध वो ये है कि एक प्लैनेट दूसरे के नक्षत्र में हो। फॉर एग्जाम्पल सूर्य अगर पुष्य नक्षत्र में हो जो कि शनि का नक्षत्र है, या फिर शनि अगर कृतिका के नक्षत्र में हो जो कि सूर्य का नक्षत्र है। फिर आता है दोनों प्लैनेट एक ही राशि एक ही स्वामी के राशि में हो। एग्जाम्पल के तौर पे सूर्य अगर वृषभ राशि में हो और शनि अगर तुला राशि में हो, दोनों के राशि स्वामी का होने शुक्र, दोनों में संबंध बना। और आखिरी वाला है कि अगर दोनों प्लैनेट्स के नक्षत्र स्वामी एक ही ग्रह हो। फॉर एग्जाम्पल अगर सूर्य जो है पुनर्वसु नक्षत्र में हो और शनि अगर विशाखा नक्षत्र में हो, पुनर्वसु और विशाखा के स्वामी बृहस्पति देव हैं, इसके वजह से शनि और सूर्य के बीच संबंध स्थापित हो गया है। यह जो छठा, सातवां और 8वां पॉइंट है इसको सिर्फ यहीं पे यूज करना है, राशि कुंडली में नहीं लगाना है कहीं पे पराशरी सिस्टम में। अब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल पे आते हैं कि अभी तक हमने जो पढ़ा उसको अप्लाई कैसे करेंगे। ये फिलहाल ही 1 हफ्ते पहले की है घटना है। उस टाइम मुझको एक क्वेश्चन आई थी बर्थ टाइम रेक्टिफाई करने के लिए। वो डेट जो थी वो थी 21 फरवरी 2023 सुबह के 9:02 मॉर्निंग में। और जो प्लेस था वो था बरहमपुर उड़ीसा, जहाँ की कोऑर्डिनेट्स दी गई है। जब एनालिसिस करने बैठा तभी मेरे एड्रेस में ही, मेरे जगह पे ही जो लग्न उदित हो रहा था वो था मीन लगन। अब प्लैनेट्स सारी डिग्री जहाँ पे दे दी गई है कृष्णमूर्ति नाम के ओर से। अब हम रूलिंग प्लैनेट्स निकालेंगे कैसे। सबसे पहला रूलिंग प्लैनेट है लग्न का जो नक्षत्र है उस नक्षत्र का स्वामी। यहाँ पे लग्न रेवती नक्षत्र में है तो उसके स्वामी है बुध, तो पहला रूलिंग प्लैनेट हो गया। नेक्स्ट रूलिंग प्लैनेट है लग्न जिस राशि में हो उसका स्वामी। लग्न है मीन राशि में, स्वामी हो गया बृहस्पति, दूसरे रूलिंग प्लैनेट। फिर चंद्रमा जिस राशि में हो और चंद्रमा जिस नक्षत्र में हो, चंद्रमा यहाँ पे पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, स्वामी हो गए बृहस्पति जो कि तीसरा रूलिंग प्लैनेट। चंद्रमा कुंभ राशि में है तो यहाँ पे शनि बन गए चौथा रूलिंग प्लैनेट। और वो जो दिन था वो मंगलवार था तो मंगल बन गए 5 रूलिंग प्लैनेट। ऐसा ही हमको रूलिंग प्लैनेट्स हमने डिटरमाइन कर दिया उस दिन का जब हमारे पास जिस वक्त ये क्वेश्चन आया था। अब जो फीमेल जातिका ने कुंडली दी थी, अब हमने उनकी बर्थ डिटेल्स मांगे कि डेट ऑफ बर्थ बताइए और टाइम बीच आप पैदा लग रहा है अप्रोक्सीमेट टाइम रेंज। तो उन्होंने दे दिया अपने डेट और प्लेस और टाइम बताए सुबह के 7 बजे से लेकर 9 बजे के अंदर। अब सुबह के 7 से 9 के अंदर 2 लगन आ रहे थे। 7 बजे से लेके 8:17 तक सुबह आ रही थी तुला लगन और
8:18 से 9 बजे के अंदर आ रही थी वृश्चिक लगन। अब यहाँ पे देखते हैं, पहले रूलिंग प्लैनेट से हम तो ये तो कंफर्म हो जाएंगे कि कौन सा लगन सही हो सकता है। देखिए, क्या तुला लगन मतलब स्वामी हो गए शुक्र लगन के, क्या वो रूलिंग प्लैनेट में है? नहीं है। वृश्चिक लगन मतलब लगन का स्वामी हो गए मंगल, क्या वो रूलिंग प्लैनेट्स में है? हाँ है, क्योंकि वो डे लॉर्ड है। इसके वजह से हम तो 80-90% श्योर हो गए कि कुंडली वृश्चिक लगन की होगी। मगर वेरीफाई करने के लिए हमने कुछ क्वेश्चंस पूछे। पहले हमने अपेयरेंस देखा कि वो लंबी थी, दुबली पतली थी और व्हिटिश कलर थी। उनको हमने पूछा क्या आप जिद्दी हो? उन्होंने बोला हाँ जिद्दी हूँ। क्या किसी को माफ करना आपके लिए मुश्किल है या इजी है? मन में आप बात पकड़ के रखती हो? बोला हाँ, माफ करना डिफिकल्ट है थोड़ी सी। फिर हमने पूछा कि आपको जब गुस्सा आती है इंटेंसिटी कितनी है, ज्यादा या कम? उन्होंने बोला बहुत ज्यादा गुस्सा है मुझे। हम कंफर्म हो गए ये वृश्चिक लगन है। अभी हम नेक्स्ट आते हैं कि हमारा जो टाइम है वो 8:18 से 9 बजे के अंदर आ गया। अब 8:18 से 9 के अंदर दो दो नक्षत्र आ रहे हैं, विशाखा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र। और ये मजे की बात है कि दोनों के स्वामी जो है हमारे रूलिंग प्लैनेट्स के अंदर है। अब इंसान फंस जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि जो रूलिंग प्लैनेट्स, ये जो ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ऊपर जो लिखे गए हैं वो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, नीचे वाले की कम है। मगर हम ये नहीं मानते। प्रैक्टिकली देखा गया है कि रिवर्स ऑर्डर भी हो सकता है। इसका वजह से हमको नक्षत्र की थोड़ी सी ज्ञान की प्रयोग करनी होगी यहाँ। कैसे करेंगे? कुछ क्वेश्चंस पूछ के। तो पहला क्वेश्चन यह आया था कि आप अपने करियर को लेके एस्पायरिंग, मतलब एक हायर पोजीशन के लेके आप एस्पायर करते हैं और एक अथॉरिटेटिव लाइफ जीना चाहते हैं क्या? बोले हाँ। क्या आप अपनी गोल पे पूरा फोकस्ड हैं और उसको अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं? बोला हाँ। फिर हमने पूछा क्या आप दूसरे के ऊपर जल्दी भरोसा कर लेती हैं? उन्होंने बोला नहीं, नाप तोल के करती हूँ। फिर हमने पूछा कि आपको अगर किसी ने आपके साथ गलत किया कि या आप किसी और के साथ गलत किए तो आपको सेल्फ गिल्ट फील होता है क्या कि मैं ही ऐसी हूँ? आप ऐसे समझती हैं या फिर दूसरे को थोड़ा ब्लेम डालते हैं कि हाँ इसकी गलती थोड़ी ठीक है? उन्होंने बोला मैं, मेरे ऊपर सेल्फ गिल्ट नहीं है, दूसरी की गलती थोड़ी सी रहती है। हमने कंफर्म कर दिया विशाखा नक्षत्र है। तो हमारा जो टाइम लिमिट था वो 8:18 से अभी 8:32 के अंदर आ गया। अब देखिए यहाँ पे फोकस करेंगे। लग्न मिल गया, लग्न के स्वामी मंगल है, रूलिंग प्लैनेट्स के अंदर है। यहाँ पे जो सेकंड वाले फिगर में कस्प लिखा हुआ है, हाउस, हम उसको पकड़ के चलेंगे। हाउस नंबर 1, साइन है स्कॉर्पियो, डिग्री है 50 मिनट एंड 53 सेकंड, 0 डिग्री 50 मिनट 53 सेकंड, राशि शनि। फिर राशि के जो स्वामी है आरएल लिखा है, राशि लॉर्ड वो है मंगल, मार्स। उसके बाद एनएल मतलब नक्षत्र लॉर्ड जो कि है बृहस्पति। हमने क्योंकि विशाखा नक्षत्र में है और विशाखा नक्षत्र के स्वामी बृहस्पति। अब आया सबलॉर्ड। अब जुपिटर के नक्षत्र लॉर्ड होने के बाद सबलॉर्ड हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं? रूलिंग प्लैनेट्स के अंदर ही एक होंगे, या तो जुपिटर खुद होगा, या मरकरी होगा, या शनि होगा, या मंगल होगा। हम कैसे पता लगा? थोड़ी सी आगे की क्वेश्चन पूछ दिया कि लगन के साथ उत प्लैनेट्स के कारकत्व को थोड़ा थोड़ा जोड़ दिए। फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन पूछा, आप जो ना डिसीजन लेती हो वो इमोशनली लेती हो या इंटेलेक्चुअली लेती हो? उन्होंने बोला इमोशनल साइड ज्यादा है। मैथमेटिक्स कैसी है, स्ट्रांग है वीक? उन्होंने बोला इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो बुझ तो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलोसॉफी में इंटरेस्ट है या नहीं? हायर लर्निंग आपकी किसी कैसी है, लर्निंग कैसा लगता है? बोला नहीं, फिलोसॉफी में इंटरेस्ट नहीं है। ये बृहस्पति भी गया। फिर हम सोचे, उनको पूछे इंट्रोवर्ट है कि आपके मन में आप जो प्रकाश करना चाहते हो प्रकाश नहीं कर पाते, कैसे बताऊं? या फिर आप बहुत मेहनती हो, आप हैं क्या वैसे टाइप का? कि बात आप एक्सट्रोवर्ट हो या इंट्रोवर्ट हो? उन्होंने बोला नहीं मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं बात प्रकाश कर देता हूँ, इंट्रोवर्ट नहीं हूँ। ये शनि भी गया। अब फाइनली हमने क्वेश्चन पूछा कि आपको गुस्सा क्या जल्दी आती है, या फिर आप किसी के साथ गुस्से में आ गए तो डिबेट कर लेती हो क्या फटाफट से? बोले हाँ, ये क्वालिटी मुझ में है। तो हमने ये कंफर्म कर दिया कि जो उपनक्षत्र स्वामी जिसको सबलॉर्ड बोलते हैं वो मंगल है। अब सब लॉर्ड पे हम आते नहीं, क्योंकि फिर चीज ना कॉम्प्लिकेट हो जाती है। इसके वजह से हम सब लॉर्ड पे ही रुक जाएंगे। मगर यहाँ पे 8:22 में अगर सब लॉर्ड मतलब उप उप नक्षत्र स्वामी भी देखें, वो भी शनि है जो कि रूलिंग प्लेनेट के अंदर ही है। अब हम क्या करेंगे,
हमको तो 8:22 में ये मिल गई। अब हम वो कोरिलेशन जब पढ़े थे पिछले स्लाइड में, उसको हम लगाएंगे। देखिए, पहले भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो सबलोड है वो मंगल है, वो ब्लू कलर के बक्से में है। 9th हाउस के उपनक्षत्र स्वामी मंगल है, तो 5वां और 9वां भाव के उपनक्षत्र स्वामियों के बीच संबंध बन गया। पहले भाव का नक्षत्र स्वामी बृहस्पति है, 9वें भाव के नक्षत्र स्वामी भी बृहस्पति है। देखिए वो जो येलो कलर का बक्सा है, तो नक्षत्र स्वामियों के अंदर भी संपर्क बन गया। पहला भाव का उपनक्षत्र स्वामी मंगल है, चंद्रमा के नक्षत्र स्वामी वो भी मंगल है। देखिए उनके बीच भी संबंध बन गए। और 9वें भाव के जो उपनक्षत्र स्वामी मंगल है, हमने क्या पढ़ा था कि सूर्य शुक्र या बृहस्पति के साथ कोई रिलेशन बनाना चाहिए। अब देखिए लगन कुंडली पे मंगल और शुक्र परस्पर युति करके बैठे हुए हैं, तो हमारे ना एक कंडीशन सेटिस्फाई होने के बदले चारों के चारों, पांचों के पांचों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, जिसके वजह से ये कुंडली हमने सही रेक्टिफाई किया है। अभी हम इसको क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे। देखिए पहले हम केपी चार्ट ला दिए, अब हम इसके प्रॉमिस चेकिंग करेंगे, मैरिज की प्रॉमिस इससे आ रही है कि नहीं। 7th कस्प के सबलॉर्ड मतलब उपनक्षत्र स्वामी 7वें घर के, वो क्या है, राहु है। और तीसरे चार्ट में उनके भाव के सिग्निफाई दिया हुआ है, एक प्लैनेट कौन सा भाव दिखा रहा है, जो कृष्णमूर्ति पद्धति में हम आराम से बेसिक्स पढ़ के जान सकते हैं। देखिए राहु दिखा रहा है 1 7 10 12, सातवां अगर सिग्निफाई हो रहा है मतलब इनकी मैरिज की प्रॉमिस है। अब इनकी मैरिज कब हुई, जुपिटर की महादशा शनि के अंतर्दशा में। बृहस्पति को देखिए यहाँ पे 2 5 दिखा रहा है, मतलब बृहस्पति भी मैरिज को परमिशन दे दिया। अब शनि को देखते हैं, शनि दिखा रहा है 5 11, यानी कि शनि भी मैरिज को परमिशन दे दिया, इसलिए इनकी बृहस्पति की दशा और शनि की अंतर्दशा में मैरिज हुई थी। देखिए हम अब यहाँ पे इसको नवमांश कुंडली में क्रॉस वेरीफाई करेंगे। जुपिटर की महादशा और शनि की अंतर्दशा में शादी हुई थी। ये जो शनि है वो लगन कुंडली में पंचम भाव में बैठा है, पंचम भाव में बैठ के तृतीय दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, मतलब लगन कुंडली में शादी की प्रॉमिस शनि के अंतर्दशा से मिल रही है। अब अगर नवमांश कुंडली देखें 8:22 पर नवमांश में कर्क लगन उदित हो रही है, और शनि जो है सप्तमश होकर सप्तम भाव में बैठ गया है, इसके वजह से शनि की अंतर्दशा में इनकी शादी हो गई। यहाँ से हम ये वेरीफाई कर सकते हैं थ्रू बोथ केपी एंड पराशरी सिस्टम की इनकी बर्थ टाइम जो है वो 8:22 की है। तो अब आती है कंक्लूजन। हमारी जो 2 पार्ट की वीडियो की श्रृंखला थी, यहाँ पे हम क्या कंक्लूजन निकालें। पहला कंक्लूजन, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन थ्रू ट्रेडिशनल सिस्टम, जो कि पार्ट 1 वाली वीडियो में है, ये हमेशा स्टेलर सिस्टम से आगे प्रिफरेबल होनी चाहिए उन लोगों के लिए जो ट्रेडिशनल पराशरी सिस्टम यूज करते हैं और टाइमिंग ऑफ इवेंट्स के लिए डिविजनल चार्ट यानी कि वर्ग कुंडलियों की प्रयोग करते हैं। दूसरी बात है, ये जो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन है स्टेलर सिस्टम जो आज हम पढ़े हैं, जो लोग नक्षत्र नाड़ी जिसको केपी सिस्टम बोलते हैं, ये जो लोग यूज करते हैं उन लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। और एक बात हमेशा याद रखना है कि ये स्टेलर सिस्टम में बर्थ टाइम रेक्टिफाई करके वहां पे डिविजनल चार्ट नहीं लगाना। ये कोइंसिडेंटली लग गया, मगर ये हर बार एक काम नहीं करता। और डिविजनल चार्ट के मेथड से और जो ट्रेडिशनल बर्थ टाइम रेक्टिफाई उसमें हमको केपी के फॉर्मूले नहीं लगाना है, ट्रेडिशनल सिस्टम से केपी का फॉर्मूले नहीं लगाना है, वो गलत आ जाता है। तीसरा कंक्लूजन ये है कि स्टेलर सिस्टम तभी वर्क करेगा जब हमारे पास क्वेश्चन आए और हम तभी पकड़ के ही उस बर्थ टाइम रेक्टिफाई करें उसी समय पे, बाद में नहीं कर सकते। जो कि हमको चौथे और फाइनल कंक्लूजन पे आके रख देता है कि स्टेलर सिस्टम टाइम डिपेंडेंट है, जिसके वजह से हमको एरर की संभावना बढ़ जाती है अगर बाद में एनालिसिस करें तो। इसका वजह से ट्रेडिशनल सिस्टम इज मोर रिलायबल एंड ट्रस्ट वर्दी सिस्टम टू गो ऑन विथ द बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन प्रोसेस। फाइनली मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे जो भृगुनंदी नाड़ी सिस्टम है, इसमें इन जनरल हम बर्थ टाइम की एक्यूरेसी डिपेंडेंट नहीं है। अगर गड़बड़ भी होती है तब भी हम अराउंड 80% से ऊपर सटीक प्रेडिक्शन भृगुनंदी नाड़ी के सहायता से कर सकते हैं, जो कि इसकी खासियत है। बहुत बढ़िया। मैं ये कह सकता हूँ कि एक संपूर्ण वीडियो जिसमें पहले हमें ट्रेडिशनल पद्धति से हमने सीखा कि कैसे हम बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं,
और फाइनली हमने केपी सिस्टम से, स्टेलर सिस्टम से सीखा कि कैसे हम बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। और आपने जो अंत में बोला कि भृगु नंदी नाड़ी के अंदर हमें इतनी एक्यूरेट अगर टाइमिंग नहीं मिलता है, जो मिनटों में एक्यूरेसी चाहिए होती है, तो अगर नहीं है तो भी हम 90% प्लस हम बिल्कुल एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें योग जो बन जाते हैं उसके आधार पर प्रेडिक्शन होती है और उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। और भृगुनंदी नाड़ी में भी हम टाइम रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। वो हम किसी दिन एक दिन विषय लेंगे और उसके ऊपर भी वीडियो बनाते हैं। कुमार हमारे एक बहुत ही होनहार युवा एक ज्योतिष हैं और आप सभी अब तक ये विश्वास से कह सकते हैं कि आने वाले भविष्य में उनका बहुत नाम होगा। उनका मोबाइल नंबर यहाँ दिया हुआ है। आप में से किसी को भी कंसल्टेंसी संबंधित कोई बात करनी हो, आप डायरेक्टली उनको अप्रोच करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।